हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 28 मई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। रेगुलर बेसिस पर आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। सो कल मैं वीडियो का एनालिसिस चेक कर रहा था तो एक चीज़ मुझे पता चली, उस वीडियो को केवल 49 स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। अमेजिंग। सो ये शो करता है कि आप जो कमेंट बॉक्स में लिखते हो और आप जो डिमांड करते हो और आप जो एक्शन लेते हो उस डिमांड पर, उसमें कितना गैप है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले एक पैनल सेटअप किया गया है, वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल। सो इसमें कई इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे WHO, FAO, UNEP, ये सब इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। और ये पैनल इसलिए सेट किया गया है ताकि एनिमल से ह्यूमन में बीमारियां ना फैले। ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं, उन डिजीज को जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। सो जूनोटिक डिजीज को रोकने के लिए ये पैनल सेटअप किया गया है। पैनल का नाम है वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल। और इस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी दो देशों ने, एक है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी। और WHO इसमें की रोल प्ले करेगा। इसके अलावा WHO की बात करें तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली इसने स्विट्जरलैंड के साथ एक टाई अप किया है और इस एग्रीमेंट के तहत फर्स्ट WHO बायो हब स्विट्जरलैंड में सेटअप की जाएगी। सो ये फैसिलिटी का मतलब क्या होगा? इस फैसिलिटी से जो डिफरेंट वायरस हैं और पैथोजेंस हैं वो लेबोरेटरीज और ग्लोबल पार्टनर्स के बीच शेयर किए जा सके। फॉर एग्जांपल, कहीं पर अगर कोई वायरस या कोई वायरल इन्फेक्शन न्यूज में है, इन द सेंस किसी वायरस का स्प्रेड है, तो उस देश की पर्टिकुलर लेबोरेटरी उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेंगी और फिर बाकी देशों के साथ ये यानी बाकी देशों की जो लेबोरेटरीज हैं उनके साथ शेयर किया जा सकेगा ताकि इस पर अच्छे से रिसर्च हो सके और उसकी प्रॉपर मेडिसिन या जो भी उस पर वैक्सीन या जो भी बनाना है वो बनाया जा सके। सो ये कहाँ पर होगा? ये स्विट्जरलैंड में होगा, स्पाइस में। सो आपसे इस लोकेशन का नाम पूछ सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट WHO बायो हब फैसिलिटी होगी और इस फैसिलिटी के तहत जो वायरस और पैथोजेंस हैं उनको डिफरेंट लेबोरेटरीज के बीच शेयर किया जा सके। नाउ फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। रिसेंटली पेरिस न्यूज में था, पेरिस वन प्लेनेट समिट के कारण। एक्चुअली ये 2017 की एक समिट है और इस समिट के बाद ही NGFS लॉन्च किया गया था। NGFS क्या है? NGFS है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। सो रिसेंटली दो मेजर एंटिटीज NGFS की पार्टनर बनी है यानी मेंबर बनी है। एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए न्यूज में था क्योंकि RBI ने बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड एक डेटा रिलीज किया है और इस डेटा के हिसाब से SBI में हाईएस्ट बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, उसके बाद PNB में सेकंड हाईएस्ट बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं। फ्रॉड की बात करें तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो फोरेंसिक ऑडिटिंग के लिए ऑडिटर्स अपॉइंट करेगा। फोरेंसिक ऑडिटिंग का मतलब क्या है? फोरेंसिक ऑडिटिंग का मतलब है कि आपकी कंपनी के बही खाते चेक किए जाएंगे ये पता लगाने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, यानी कोई फाइनेंशियल मिसकंडक्ट तो नहीं है। तो लिस्टेड कंपनीज के केस में गड़बड़ को रोकने के लिए ये फोरेंसिक ऑडिटिंग की जाती है। इसके अलावा फ्रॉड के कंटेक्स्ट में एक लॉ भी न्यूज में था। लॉ का नाम है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। सो ये 2018 में पास किया गया एक्ट है। इस एक्ट के हिसाब से जो लोग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला करके देश छोड़कर भाग चुके हैं उनको इस कानून के तहत फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा। सो रिसेंटली ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि मेहुल चोकसी जो कि PNB स्कैम में इन्वॉल्व थे, उनको रिसेंटली डोमिनिका में पकड़ा गया है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो न्यूज में थी, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। एक्चुअली कुछ कंट्रीज हैं वो लोगों को इस ग्राउंड पर सिटीजनशिप देती हैं कि अगर आप रिच हो, मान लीजिए, अगर आप हमारे देश में इन्वेस्ट करोगे तो हम बदले में आपको यहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे। तो एक्चुअली जो इकोनॉमिक ऑफेंडर या किसी भी टाइप के ऑफेंडर्स होते हैं जो अपने देश से भगौड़े घोषित हो जाते हैं, वो ऐसे जगह पर जाकर अपने पैसे का इस्तेमाल करके सिटीजनशिप ले लेते हैं। और मेहुल चोकसी के कंटेक्स्ट में इंटरपोल ने भी येलो नोटिस जारी किया हुआ था, जिसके बाद डिफरेंट कंट्रीज इस मामले में अलर्ट थी। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का मुख्यालय है लियो में। लियो कहाँ है? ये है फ्रांस में। और इंटरपोल में इंडिया की तरफ से CBI रिप्रेजेंट करती है, यानी CBI इंडिया को इंटरपोल में रिप्रेजेंट करती है। CBI क्या है?
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिसेंटली सीबीआई के नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए सीबीआई के नए डायरेक्टर का नाम क्या है। अच्छा, अपॉइंटमेंट के लिए 3 लोगों की एक कमेटी होती है। एक होते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। नेक्स्ट न्यूज है आईटी रूल्स रिलेटेड। आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। सो ये रूल्स 26 मई से लागू हो गए और इसीलिए ये न्यूज में थे। अब रिसेंटली MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, और इसमें इन सोशल मीडिया एंटिटीज के लिए कोड ऑफ एथिक्स स्पेसिफाई किया गया है। प्रेजेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद। रिसेंटली INB मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस कौन सी मिनिस्ट्री ने जारी की है, सो ये है MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। OTT प्लेटफॉर्म्स यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपका Amazon हो गया, Amazon प्राइम या Netflix हो गया या G5 हो गया, ये सब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं। सो इन प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी की है, वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इसके प्रेजेंट मिनिस्टर है मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। अच्छा, ये जो MEITY है ये रिसेंटली एक और इवेंट के कारण न्यूज में थी। रिसेंटली इस मिनिस्ट्री ने एक पेपर जारी किया है सर्कुलर इकोनॉमी पर, सर्कुलर इकोनॉमी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर। सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस यूज होते हैं और उसके बाद वो वेस्ट हो जाते हैं। जैसे आपने फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन लिया, आपने उसको यूज़ किया कुछ साल और उसके बाद वो वेस्ट हो गया यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। सर्कुलर इकोनॉमी का गोल क्या है कि इन प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग की जाए और वापस से इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए। तो सर्कुलर इकोनॉमी का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए और जो उसका वेस्ट है उसको एलिमिनेट किया जाए। सिंपलेस्ट टर्म में सर्कुलर इकोनॉमी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो ये होगा कंटिन्यूअस यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग द वेस्ट। तो रिसेंटली MEITY ने सर्कुलर इकोनॉमी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर पर एक पेपर जारी किया था। इसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सर्कुलर इकोनॉमी पर 11 कमेटीज का गठन किया था। नेक्स्ट है तस्मानियन डेविल। सो ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये इस टाइप का दिखता है और रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड पर पिछले 3000 साल में पहली बार तस्मानियन डेविल का बर्थ हुआ है। सो ये एक वाइल्ड एनिमल है, इससे ज़्यादा आपको इसमें PhD करने की ज़रूरत नहीं है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम है। एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड स्टेट है और पिछले 3000 साल में पहली बार मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया पर इस एनिमल का बर्थ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो रिसेंटली ये 2+2 के कारण न्यूज़ में था, ये मालाबार एक्सरसाइज के कारण भी न्यूज़ में था, ये क्वाड का भी पार्ट है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक लैंडमार्क लॉ पास किया है और इस कानून के हिसाब से जो डिजिटल कंपनीज मीडिया का कंटेंट यूज करती हैं, जैसे डिजिटल कंपनीज लाइक गूगल और फेसबुक, जो वहाँ की मीडिया का जो कंटेंट यूज करते हैं तो बदले में उनको न्यूज क्रिएटर्स को पैसे पे कर रहे हो। ये दुनिया में पहली बार हुआ, सो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सिमिलर टैक्स डिजिटल एंटिटीज पर फ्रांस ने भी लागू किए थे, ये है गाफा टैक्स, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन। इसके अलावा इंडिया ने भी ऐसे ही कुछ टैक्स लागू किए हैं जिसका नाम है इक्विलाइजेशन लेवी। अच्छा, इसी इक्विलाइजेशन लेवी के कंटेक्स्ट में एक टर्म न्यूज में थी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, और रिसेंटली इसी के कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने थ्रेशोल्ड लिमिट्स जारी की हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए डिजिटल टैक्स के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, यानी ये मिनिमम लिमिट क्या है। एक लिमिट है ट्रांजैक्शन के सेंस में और दूसरी लिमिट है यूजर्स की सेंस में। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी से रिलेटेड। सो IIT गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडोज डिजाइन की हैं ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। सो ये स्मार्ट विंडोज हैं, यानी ये स्मार्ट खिड़कियां हैं, ये बिल्डिंग का जो क्लाइमेट है उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगी। सो कुछ इस तरीके से ये काम करेंगी, जैसे अगर धूप ज़्यादा होगी बाहर तो ये कम सनलाइट को अंदर आने देंगी ताकि रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो। अगर अंदर ठंडी ज़्यादा है तो ये धूप को ज़्यादा अंदर आने देंगी। सो आपको याद रखना है ये IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने तैयार की है। नेक्स्ट है वन गुजर। सो रिसेंटली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले में वार्निंग दी है। एक्चुअली ये नोमैड्स हैं, ये जो
वन गुजर हैं, ये नोमैडिक ट्राइब है, यानी ये घूमते रहते हैं और ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ये उत्तराखंड में है। अभी कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड सरकार ने इन पर काफी लिमिटेशंस लगा दी थी, जिसकी वजह से किसी ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन के हिसाब से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार पर डांट लगाई है कि आप इनको एनिमल्स की तरह रहने पर मजबूर कर रहे हो। तो स्टेट गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि अगर ये लोग गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में एंटर होंगे तो वहां की वाइल्ड लाइफ को बीमारियों का खतरा है, क्योंकि अगर इनमें से किसी को कोरोना वायरस हुआ तो वहां पर वाइल्ड लाइफ को भी कोरोना वायरस हो सकता है। ये पूरा एंटायर आर्गुमेंट। उत्तराखंड की बात करें तो जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत भी उत्तराखंड में ही हुई थी। उस टाइम पर ये उत्तर प्रदेश का पार्ट। रिसेंटली जो चिपको आंदोलन के लीडर थे मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा, उनकी डेथ हो गई थी, इसी कारण वो न्यूज में थे। इसके अलावा उत्तराखंड अपनी एक स्कीम के कारण भी न्यूज में था, ये है वत्सल्य योजना। इसके साथ साथ रिसेंटली डस्टलिक नाम की जो एक्सरसाइज थी वो भी उत्तराखंड में हुई थी और ये एक्सरसाइज थी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और ये एससीओ का भी पार्ट है। एससीओ है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का मुख्यालय है वो बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में है। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि 2023 का जो मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो भी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगी। नेक्स्ट है वर्जिन गैलेक्टिक, जिन्होंने पहली स्पेसशिप 2 स्पेस फ्लाइट लॉन्च की है। सो ये एक अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है जिन्होंने अपनी पहली फ्लाइट लॉन्च की है स्पेस में। नाउ इसके अलावा यानी इस अमेरिकन स्पेस कंपनी के अलावा कुछ और स्पेस कंपनीज, प्राइवेट स्पेस कंपनीज न्यूज में थी। एक है स्पेसएक्स, ये है एलोन मस्क की, जो कि टेस्ला के चीफ हैं। रिसेंटली स्पेसएक्स इसलिए न्यूज में था क्योंकि डोज 1 मिशन स्पेसएक्स का है और ये मून के लिए मिशन है। इसके अलावा एक और प्राइवेट स्पेस कंपनी न्यूज में थी, ब्लू ओरिजिन। ये जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है। जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर हैं और अब वो अमेजोन के चीफ से यानी अमेजोन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से इस्तीफा देने वाले हैं और उनके सक्सेसर होंगे एंडी जेसी। अभी तक जेफ बेजोस दुनिया के रिचेस्ट इंसान थे, लेकिन रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के रिचेस्ट इंसान बन गए, दुनिया के रिचेस्ट इंसान बन गए। वो लुई विटो के ओनर है। नेक्स्ट है मालदीव से रिलेटेड। सो इंडिया मालदीव्स में अपनी फर्स्ट कॉन्सुलेट खोलने वाला है और ये मालदीव्स की अड्डू सिटी में हो। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अड्डू सिटी किस देश में स्थित है। सो सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं मालदीव्स की। ये है मालदीव्स की राजधानी माले, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, ये है इंडियन ओशन। इसके अलावा मालदीव्स इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि इंडिया और मालदीव्स की एक जॉइंट एक्सरसाइज है एक्यूब्रिन। इसके अलावा 1988 में जब मालदीव्स की सरकार पर हमला होने वाला था तो वहां पर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने वहां पर जाकर सरकार को बचाने में एक अहम भूमिका निभाई थी और इसे ऑपरेशन केक्टस का नाम दिया गया है। सो आपसे पूछा जाए अगर ऑपरेशन केक्टस किस देश से संबंधित है तो ये मालदीव से संबंधित है। ये इंडिया का ऑपरेशन है जो मालदीव से संबंधित। मालदीव की राजधानी है माले। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो ये 25 से 31 मई तक मनाया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, यानी कि ये वो टेरिटरीज हैं या वो इलाके हैं जहां पर लोगों ने अभी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनाई है। यानी जैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाती है वैसे ही इन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है। सो ऐसी कुल 17 टेरिटरीज हैं। एक आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये वीक इंपॉर्टेंट है 25 से 31 मई तक का। इसके अलावा 26 मई को वैसाख डे या बुद्ध पूर्णिमा डे के तौर पर मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एक वार्निंग दी है कि इथियोपिया का जो टिग्रे रीजन है वहां पर भुखमरी आने वाली है, क्योंकि ये एक वॉर जोन है और इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं पहुंच रही। अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये इथियोपिया का जो टिग्रे रीजन है इसमें अभी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्यों बनी है। सो आप प्रीवियस वीडियो चेक करिए इसके लिए। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के कारण भी न्यूज में था। यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनके लिए
इन पीस कीपिंग फोर्सेस में हमारे खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, तो उनके लिए इंडिया यूनाइट अवेयर नाम की एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है। प्लीज नोट कि अभी इंडिया यूएनएससी का मेंबर है। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और यूएनएससी का जो प्रेसिडेंट है, यानी कौन सा देश यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनेगा, ये हर महीने चेंज होता है। सो इन 15 मेंबर्स में से बारी बारी करके हर महीने एक नया प्रेसिडेंट बनता है। सो इंडिया अगस्त 2021 में इस काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने वाला है और तभी इंडिया इस मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला है। ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए लॉन्च की जाएगी ताकि उनकी सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। सो ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। अब कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। सो फर्स्ट है जेटा। जेटा एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि ये इंडिया की 14th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई है। यूनिकॉर्न का मतलब है वो स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो। सो 2021 में इस पोजीशन पर आने वाली ये 14th इंडियन कंपनी बन गई। इसका मुख्यालय है वो बेंगलोर में। अच्छा, बैंकिंग टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में एक टर्म यूज होती है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास अवार्ड। सो रिसेंटली इंडिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये स्पेन का टॉप अवार्ड है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। नेक्स्ट है रुडोल्फ वी सैंडलर अवार्ड। सो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। अब ये अवार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी पहले ऐसे इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किन के नाम पर है? ये अवार्ड है डॉक्टर रुडोल्फ के नाम पर, जिनको फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। सो मोहाली पंजाब में है और अब इस हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। रिसेंटली पंजाब इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि पंजाब में एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है मलेरकोटला। नेक्स्ट है गार्जियन मिनिस्टर्स। सो आसाम में आसाम की सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, इसके लिए आसाम के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस स्टेट ने गार्जियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं। नेक्स्ट स्मार्ट किचन स्कीम। सो ये केरला की एक स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने किचन को रिफर्बिश कर सके, यानी उसको बेहतर बना सके। नेक्स्ट है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल। सो इस पोर्टल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सेहत ओपीडी पोर्टल। सो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल को इनोग्रेट किया और इस पोर्टल के तहत जो डिफेंस सर्विसेज के डॉक्टर्स हैं वो आपको टेली कंसल्टेशन की सुविधा देंगे। टेली कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि आप वीडियो कॉल करके डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते। ऐसा ही एक और प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, ये है ई संजीवनी। ई संजीवनी में आपके पास रेगुलर डॉक्टर्स हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि इस सेहत ओपीडी पोर्टल में डिफेंस सर्विसेज के डॉक्टर्स है वो आपको सुविधाएं प्रदान करें। लास्ट है फार्मेसी। सो ये एक ऑनलाइन फार्मेसी है। रिसेंटली ये कंपनी इसलिए न्यूज में थी क्योंकि ये अब मेडलाइफ नाम की कंपनी को अक्वायर करेगी। सो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स। थैंक यू।
थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।